नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष छिलवार। मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संसार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत सही चल रही होगी। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना कारवां। तो आपको पता ही है कि मैं रोज़ बताता हूँ वैसे तो रोज़ इसलिए बताना पड़ता है कि क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेट एंड ये NTA नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 की। जो जो हमारा नेट का पेपर होता है, जो UGC कंडक्ट करवाती थी पहले, तो अभी NTA कंडक्ट करवाती है। तो ये हमारा हिंदी लिटरेचर होता है, ये हमारा पेपर 1 वो वाला है। तो इसके अंदर मैं यूनिट 5 करवा रहा हूँ। यूनिट 5 ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस एक दो उसके छोटे छोटे सब टॉपिक बचे हैं, तो हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले हमारे जो लेक्चर हुआ था पार्ट में, उसमें हमने परसेंटेज सीखा था और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सीखा था। तो जो हमने परसेंटेज सीखा था, आज थोड़ा उसी का अपग्रेड वर्जन है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस उसी पे बेस्ड है। परसेंटेज जो हमने पढ़ा था वैसे ही चलेगा, मतलब उसका जो उसके कंसेप्ट है या जो उसके रूल्स है वो यूज होंगे। बस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाती है, बाकी कंसेप्ट पूरा वही चलेगा। तो चलो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया नया चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि, इससे तो हम परिचित होंगे ही। ये तो हमारी डेली लाइफ की दिनचर्या का विषय है। हम इसको रोज डिस्कस करते हैं, रोज बोलते हैं, या रोज हमारी लाइफ में गो थ्रू होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब वो कि हमने कोई वस्तु बनाई, उस पर हम अपना जो मार्जिन लगाते हैं उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। और जब हम कोई वस्तु अपने जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ना, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, या जिस पे हमने वस्तु खरीदी होती है, उससे कम प्राइस पे अगर बेचते हैं तो वो हमारा लॉस होता है या हमारी हानि होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई चीज खरीदी, मतलब आपने किसी चीज का प्रोडक्शन करा, है ना, वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। कि मान लो कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है। आपने कोई चीज खरीदी जिसका प्राइस 100 रुपीज है, या आपने कोई चीज बनाई जिसका प्राइस 100 रुपीज है, तो आप इसको बाहर बेचने जाओगे तो आप अपना प्रॉफिट, आप इसके अंदर कुछ ऐड करोगे ना अपना प्रॉफिट। ऐसा तो नहीं है कि आपने 100 रुपए की कोई चीज बनाई और आप 100 में ही बेच दोगे। आप कुछ मतलब मार्जिन इसमें ऐड करोगे ना। तो जो मार्जिन हम ऐड करेंगे उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो जब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 20 रुपए का इसमें मैं मार्जिन चाहता हूँ, या 20 रुपए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए, मतलब 100 रुपए बेचने के अलावा मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, जो मेरी कॉस्ट है, मतलब जो मैंने बनाया, जो मेरी मेहनत है, ठीक है, उसके मुझे 20 रुपए मिल जाए। तो 100 रुपीज की कोई चीज थी और मैंने उस पर 20 रुपए में अपना ये मार्जिन चाहता हूँ, तो मेरा ये 20 रुपए है, ये मेरा प्रॉफिट कहलाया जाएगा। या आप मतलब ये हमारा प्रॉफिट होगा रुपीज में। अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो हमारी अलग कैलकुलेशन है। तो ये तो हो गया 100 रुपए की हमारी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा 20 रुपए का प्रॉफिट। अगर मैं इसको परसेंटेज के रूप में अगर मैं व्यक्त करना चाहूँ तो कितना होगा, ये तो हमारा हो गया रुपीज में हो गया। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड कि जो हम परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस अपॉन में उसकी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सही है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने इसको मान लिया 200, कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 200 था और 20 रुपए का प्रॉफिट था। अब देखते हैं यहाँ पे कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 20 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट, या 200 रुपए कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो ये आ गया 10%। तो हमारा इस केस के अंदर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमारा इस केस में प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा वो होगा 10%। तो आपने देखा 20 रुपए हमारा प्रॉफिट था, 200 रुपए की कोई वस्तु थी, 20 रुपए हमारा प्रॉफिट था। और जब हमने इसके परसेंटेज निकाली, प्रॉफिट परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मैं आपको कंसेप्ट पहले ही समझा चुका हूँ। तो आप एक बार वो वीडियो को जरूर देख लेना, आपको थोड़ा परसेंटेज का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने 20 रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो ये मैंने आपको बता दिया, ऊपर आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा हुआ है, ठीक है, रुपीज में, अपॉन में नीचे आएगी इसकी कॉस्ट, है ना, कि जो वस्तु जो है उसका प्राइस कितना है, मतलब उसका कॉस्ट कितना है ना, उसका क्रय मूल्य कितना है, और इंटू हम 100 कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम इंटू मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सही है तो मैंने इंटू 100 कर दिया।
अब मैंने 20/200 इंटू 100 तो हमारे आ गया 10%। तो दोस्तों जैसे ही हमने प्रॉफिट निकाला ऐसे सेम लॉस का होता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि यहाँ पे 200 रुपए की कोई चीज थी तो आपने उसको 180 रुपए में बेचा, तो इस वाले केस में जो मैंने आपको भी बताया है 200 रुपए उसका प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपए प्रॉफिट था। प्रॉफिट यहाँ पे 20 रुपए था, और तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे हो जाएगा 220। सही है। अब मैं आपको लॉस का बताता हूं, मतलब हानि का। अगर बाई चांस आप मानो कि उसको लॉस हुआ यहाँ पे 20 रुपए का, 10% मान लो 40 रुपए का उसको लॉस हो गया। सही है, 40 का लॉस हो गया, तो उसका लॉस परसेंटेज कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका लॉस परसेंटेज हमारा होगा, हम क्या करेंगे, तो लॉस परसेंटेज हमारा आ जाएगा यहाँ पे 40 अपॉन में 200 इंटू 100। सही है। अब मुझे इसको खाली काटना है, ये गया 2 से, ये आ जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20% लॉस। मतलब जब हमने कोई वस्तु को 40 रुपए के लॉस पे बेचा तो हमारा 20% का लॉस आ गया। तो हमारा इस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 200 में से 40 घटाएंगे 160। सही है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे था सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस 200 था, 40 रुपए का हमें लॉस हुआ तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 160। जब 40 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, ऊपर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे हम अपॉन में इसके रखते हैं कॉस्ट प्राइस वस्तु का इंटू 100। तो हमने यहाँ पे रखा तो हमारा 20% आ गया इस एग्जाम्पल के थ्रू। सही है। तो मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ना, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर हमने कोई वस्तु खरीदी हुई होती है, और सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें उस पर हुआ होता है। तो चलो हम आगे अब क्वेश्चंस करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन अगर इसमें याद है ना तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। मान लो 500 रुपए की कोई वस्तु है, सही है, और आपको इस पे 30% लॉस हुआ है, 30% की आपको हानि हुई है। सही है। लॉस जो परसेंट है ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे लॉस परसेंट हमारा हुआ है 30%, 30%। अगर मैं इस पे इसका सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, तो आप मुझे बताओ, जो लॉस है 30% है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/10। ये 3/10 हमारे क्या है, ये लॉस, ये हमारा लॉस है, जो हमारा मतलब ये हमारा 30% ये परसेंटेज में था, ये हमारा फ्रैक्शन में है। सही है। तो अगर 10 रुपए की कोई सेलिंग ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब हमारी कोई वस्तु का अगर 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो 3 रुपए का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब 3 रुपए का मतलब 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक है। अगर मैं इस केस में सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 10 रुपीज, 10 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है, 3 यूनिट हमारा लॉस है, तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगा 7 यूनिट। सही है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 500 है, और कॉस्ट प्राइस 500 है, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जो यूनिट है वो 10 है, तो इसका मतलब है हमें 10 की यूनिट गिवन है 500 रुपीज, तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 500 इंटू 10, और अब यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 50 इंटू 7, तो हमारा आ जाएगा 350। तो हमारा सेलिंग प्राइस इस केस में आ जाएगा 350। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, ये अगर हमें फ्रैक्शन पता होगा तो हम किसी भी मतलब जो हमारे है प्रॉफिट और जो हमारा सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस वो इजीली निकाल लेंगे। सही है। तो दोस्तों इसके ना बहुत सारे फार्मूले बने पड़े हैं, आप किताबों में देखोगे तो आपको पूरी किताबें फार्मूले से भरी हुई दिख जाएगी। तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, अगर मैं आपको ये आप अगर एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत जल्दी कर पाओगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए जो हमारा परसेंटेज है, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज, उसको फ्रैक्शन में हमें निकालना आना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो
अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल लिखूं तो आप मुझे बताने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो अगर मैंने लिखा कि 60% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, 60/100। अब मैं इसको काट दूंगा 3/5, सही है। अब मैं आपसे कहूँ कि 20% का लॉस हो रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 20/100। मुझे फ्रैक्शन में निकालना है तो मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/5, सही है। तो 1/5, ये 5 क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है। एक मेरा 1 यूनिट लॉस है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4। ऐसे इस केस में प्रॉफिट हो रहा था, है ना, 60% का, तो 5 मेरा कॉस्ट प्राइस है, 3 मेरा प्रॉफिट है, और मेरा तो मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस की यूनिट क्या आ जाएगी, 8, सही है। तो आपको ये हमें ये फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। अगर हमें फ्रैक्शन निकालना आता है तो हम क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से और इजीली कर पाएंगे। तो मेरा फोकस मैन यही है कि आपको फ्रैक्शन के थोड़ा पता होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया, सही है। कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। हम ये क्वेश्चन अब करने की, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। तो क्वेश्चन में आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ, क्या लिखा है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ हानि परसेंट बताइए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका मैं लाभ हानि परसेंटेज में बताइए। तो अभी जो मैंने आपको थ्योरी है, जो मैंने आपको बेसिक बताया है, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि हमें यूनिट के अंदर मतलब फ्रैक्शन में निकालना आना चाहिए। मतलब अगर कोई 20% प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 1/5 हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उसका फ्रैक्शन में निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे ही चलना है। उसने कहा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब जो 12 वस्तुओं का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। जो 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है वो 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सीपी बराबर एसपी, एसपी को मैं नीचे ले आया और इसको मैं 12 को मैं यहाँ ले आया, तो मेरा सीपी आ गया 15 और एसपी आ गया 12। तो मैं इसको काट देता हूँ, 3 से कट रहा है, आ जाएगा 5, 4। अब आप यहाँ पे देखो, सीपी मेरा 5 है और एसपी मेरा 4 है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा। सीपी मेरा 5 है, क्रय मूल्य मेरा 5 है और सेलिंग प्राइस मेरा 4 है, या विक्रय मूल्य मेरा 4 है। कोई वस्तु 5 रुपए की थी, आपने उसको 4 रुपए में बेच दिया, तो आपको हानि होगी ना, आपको हानि होगी। आपने कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में कोई चीज बेच दी, तो यहाँ पे हमारा हानि कितनी की हुई, 1 यूनिट की। अगर मैं इसको परसेंटेज में बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट अपॉन में 5, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है, और इंटू 100। तो अगर आपको 1/5 की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 20%, वरना आपको 100 से लगा के इसको काटना पड़ेगा, तब आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप फ्रैक्शन याद रख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजीनेस होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 20% का लॉस है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस हो रहा था, तो 20% क्या निकल कर आया है, इसका लॉस निकल कर आया है। तो हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। तो फ्रेंड, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, तो इसको हम करने की ट्राई करते हैं, इसको करने की। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, एक व्यक्ति अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करता है, तो उसका लाभ 20% होता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट हमें बताइए। तो दोस्तों, आपको पता ही हो कि जो हम अपनी प्रॉफिट है, हम जो उसकी कैलकुलेशन करते हैं वो अपने कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 40% का प्रॉफिट हुआ, 40% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की गई है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे 40% का लाभ हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा, आपका मान लो 500 रुपये को कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उस पर आपको 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो आप इस पे कैलकुलेट करोगे, है ना। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करी, है ना। हम जनरली कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, तो जब उसने विक्रय मूल्य पे की तो उसका 20% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आया। तो हमसे पूछा गया है कि अगर वो अपनी लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस पे करेगा तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो
मैंने आपको बता रखा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बट सेलिंग प्राइस 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपको बताया इसका फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर आपको नहीं भी आता तो आप निकाल लेना, यहाँ पे 20 को 100 से डिवाइड कर देना तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 1/5। 1/5 आ गया तो एक हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है और 5 यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस है। 5 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा कि उसने बोला गया है कि विक्रय मूल्य पे करता है। तो आप मुझे बताओ कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस हमारा 5 है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 4 यूनिट, है ना। अगर आपने सपोज करो कि आपका 200 रुपये आपने कोई चीज बेची, आपका 20 रुपए का इसमें प्रॉफिट है। अगर मैं आपसे सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो मैं इसमें से प्रॉफिट लेस ही तो करूंगा, तभी तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस में 20 ऐड करूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर है कि 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है। उसने कहा गया, उसने बोला, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो 4 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस की यूनिट आ जाएगी। तो बस 1 का हमारा प्रॉफिट है, 4 हमारी कॉस्ट प्राइस है, 1/4 का आपको पता होना चाहिए 25%। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 25% या 25%। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसके बहुत फार्मूले बने पड़े हैं, ठीक है। इसमें भी पता नहीं थ्योरी लोग पढ़ाते हैं, तो आप सिंपल सा आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर बहुत इजी आएगा और इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी करने में। तो मैंने आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन और लिखा है, तो चलो हम इसको करते हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या लिखा हुआ, हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए हमें इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, या इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो चलो हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 48 रुपए में बेचा, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ दिया, हम क्वेश्चन अब करते हैं। तो इसमें लिखा है कि 48 रुपए में कोई वस्तु अगर हम बेच रहे हैं, सही है, तो हमें यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, 20% का लॉस हो रहा है। अगर हम इसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहे तो हमारा विक्रय मूल्य इसमें क्या होगा। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप एक काम करो, 20% की जो हमें लॉस हो रहा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। तो इसका आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, सही है। 1/5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हमारा सीपी है और ये हमारा यहाँ पे हमारा 1 यूनिट लॉस है। तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट आ जाएगा। सीपी में से हम लॉस घटाते हैं तो हमारा 4 यूनिट आ जाएगा। तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 48, सही है। 4 यूनिट की वैल्यू हमें 48 दी हुई है और कह रहा है कि अगर 20% का अगर इस पर लाभ कमाना चाहे, तो 20% का अगर लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि 1/5 हमारा फ्रैक्शन में हुई, ये हमारा सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो मतलब एसपी हमारा कितना हुआ, 6 यूनिट। एसपी हमारा यहाँ पे 6 है, मतलब हमें 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है, हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करो, 4 यूनिट की वैल्यू पता है आपको, तो अब यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आ जाएगा 12। अब 12 को हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, अब हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 यूनिट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 × 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 72 रुपए। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 72 रुपए। अगर हम उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं तो इस केस में हमारे विक्रय मूल्य क्या होगा, 72 रुपए, सही है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कंसेप्ट वाइज है कि हमारा कि इस कंसेप्ट से होगा, है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है ना, तो आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए घुमावदार, कैसे भी घुमा दे, कैसे भी उसकी लैंग्वेज चेंज कर दे, तो आप इजीली कर पाओगे। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है, हमारे पास एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम की कॉन्स्टेंट होता है, मतलब टाइम की हमारे पास बहुत कमी होती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दें तो हमारा आंसर और जल्दी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी एक है फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उससे क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने आपको कंसेप्ट बता ही दिया है कि अगर आपको मान लो आपको कोई फार्मूला याद नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन इसमें एक फार्मूला भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48 सही है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा। और हमें यहाँ पे 20% क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि 20% प्रॉफिट पे उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 20% का मतलब हो जाएगा 120, है ना। हम उसका सेलिंग प्राइस 120 ही तो लिखेंगे क्योंकि 20% प्रॉफिट 120 हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे 20% ये लॉस था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन है, और 120 यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रॉफिट जो हमें निकालना है। हमें 20% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो हम यहाँ पे 120 लिखेंगे। और नीचे लिखेंगे हमें लॉस कितने का हुआ था, 20% का, तो हम 80 यहाँ पे लिख देंगे लॉस। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्व हम जल्दी जल्दी करेंगे। 1 0 से 1 0 कटी, ये गया 2 से, ये गया यहाँ पे 4 से 3 पे गया, ये यहाँ से कटेगा हमारा 24 आ जाएगा। और 24 से हमारा कितना हो जाता है, 24 से हमारा हो जाता है 72। तो हमारे इससे डायरेक्ट आंसर आ गया ही नहीं आ गया। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। कंसेप्ट में आपको कैसे भी वर्डिंग आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन उसमें घुमा दे, अगर आपको कंसेप्ट मजबूत होगा तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक था, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये आप थोड़ा याद रख लेना, बहुत आसान है कि ऊपर हमें प्रॉफिट परसेंटेज, नीचे हमारा लॉस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमसे कहा गया है, किसी वस्तु को 1150 रुपए में बेचने की बजाय अगर हम 1225 रुपए में बेची जाए तो 15% हमें अधिक लाभ होगा। सही है, तो हमें बताना है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। सही है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर हम कोई वस्तु 1150 में बेच रहे हैं, अगर हम 1150 की बजाय उसको 1225 में बेचे, मतलब उसको हमने ये सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, तो हमें 15% का हमें प्रॉफिट हमें ज्यादा होगा। सही है, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है या उसकी कॉस्ट प्राइस बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 1150 उसका वैल्यू थी, कॉस्ट ये सेलिंग प्राइस था, उसको किसी प्रॉफिट में बेचा जा रहा था। अब उसको हमने 1225 कर दिया। सही है, तो हमने इसको सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, और जिससे कि हमें 50% का प्रॉफिट और हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं 1225 में से अगर मैं 1150 घटा दूं तो मुझे 15% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है ना। जो इसका डिफरेंस है वही तो 15% है ना दोस्तों। तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है वही तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 50% हमें गिवन है। अगर मतलब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि इसका डिफरेंस है वो 15% के बराबर है, तो यहाँ पे हम इसको अगर करेंगे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 75 बराबर 15%, है ना। मतलब जो हमारा इनका डिफरेंस था वो 15% के बराबर था, यूनिट 15% के बराबर था। अगर मैं अब यहाँ पे 1% की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75/15 को हम करेंगे तो 5। 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 रुपए। अगर मुझे उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं 100% कर दूंगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% उसका कॉस्ट प्राइस होता है, तो मैं उसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 × 100 × 500। तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 500 या 500 रुपए। सही है, तो आपको क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह समझा ही दिया कि इसमें जो 15% अधिक लाभ हो रहा है वो इसको इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू पे बेचने पे हो रहा है। सही है, तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया, जो हमने 15% के बराबर रख दिया, तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली जो 5 रुपए आई, तो 1% हमारे पास आ गई। अब हमें 100% निकाल लिए। किसी वस्तु को 100% का मतलब होता है उसकी कॉस्ट प्राइस, तो बस हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई। तो मित्रों मैंने यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको सारे कवर करवाने की कोशिश करी है। सही है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इसी टॉपिक में एक नेक्स्ट हमारा वो आती है डिस्काउंट, कि मतलब प्रॉफिट लॉस तो हो रहा है उसकी जगह हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें लॉस होता है। मतलब जो सेलर है अगर वो कोई अपनी वस्तु पर डिस्काउंट देगा तो उसका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा,
है ना, उसने डिस्काउंट परसेंट दे दिया, तो हम वही चीज अब देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डिस्काउंट भी, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छूट, डिस्काउंट परसेंटेज। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता हूँ। आपको तो ये पता ही होगा कि आप जब किसी मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने, अगर उसका 500 रुपये सेलिंग प्राइस है या एमआरपी है, उसका एमआरपी 500 है, सही है, तो आपको जो सेलर है वो अगर 10% का डिस्काउंट देता है ना, अगर 10% की छूट देता है, या मैं डी से मैंने डिनोट कर दिया डिस्काउंट को, अगर वो 10% का आपको डिस्काउंट देता है, तो आपको वस्तु कितने में मिलेगी, वस्तु का तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप क्या करते हो, 500 का 10% इसमें लेस कर देते हो। जब आप 500 का 10% लेस करोगे तो आ जाएगा 50, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 450 की, या मतलब जो हम वस्तु जिसपे खरीदते हैं वो हमें 450 की, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या है दुकान वाले के लिए, 450, है ना। तो डिस्काउंट हमारा हमेशा हमारा मार्केट जो प्राइस होता है उसमें से लेस होता है या कम होता है। तो इसी पे बेस्ड मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं। तो मैंने आपके सामने एक डिस्काउंट का क्वेश्चन लिखा है, छूट का, तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, उसी पे बेस्ड है। तो मैं आपको सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी का हमें लाभ हानि परसेंट निकालना है। सही है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तब उसका हमें लाभ हानि निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिखा सेलिंग प्राइस, और यहाँ लिखा मैंने एमआरपी, क्योंकि एमआरपी पे कोई डिस्काउंट दिया जाएगा तब सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस में वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसको हम लेस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। तो आप मुझे बात बताओ कि यहाँ पे क्रय मूल्य से ये हमारा एमआरपी कितना ज्यादा, 40%, तो आप 40% का अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2/5, है ना। तो इसका मतलब है अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 था तो उसका एमआरपी 7 है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 7 था तो उसका एमआरपी यहाँ पे 7 है, 7 यूनिट है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। सही है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो आप एक काम करो, आप इसको वही रहने दो, 100 और 140 ही रहने दो अभी, है ना। 40% का लाभ हो रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, अंकित एमआरपी पे 20% की छूट दे रहा है या डिस्काउंट दे रहा है। तो आप मुझे बात बताओ, 140 का 20% कितना होगा, 28। 28 में अगर 140 में से घटाऊंगा कितना आ जाएगा मेरे पास, 28 में घटाऊंगा तो आ जाएगा 112। तो मेरा सेलिंग प्राइस की कितनी यूनिट आ जाएगी, 112। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और एमआरपी अगर 140 है तो वहां पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 112 यूनिट आएगी। कब, जब वो 20% की यहाँ पे डिस्काउंट देगा। तो मेरे पास ये इनकी रेशो आ गई है, यूनिट आ गई 100, 112, 140। तो हमसे अब वो पूछ रहा है कि व्यापारी को कितना % लाभ या हानि हो रही है। आप एक बात बताओ, 100 रुपए की यहाँ पे हमारी कोई वस्तु है, हम 112 यूनिट में बेच रहे हैं, तो हमें कितने % का फायदा हुआ, 12% का हुआ, नहीं हुआ। 100 रुपए की वस्तु 112 में बेच रहे हो तो 12% का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज 12%। ठीक है, तो इसी को हम आगे ले जाते हुए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। तो मित्रों, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है डिस्काउंट पे, उससे थोड़ा एक अप लेवल है। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, फिर हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है, मतलब 20% डिस्काउंट पे बेचता है। इसके बावजूद भी वह 30% का लाभ कमा लेता है। यदि उस वस्तु का एमआरपी 520 रुपये हो तो उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है। सही है, तो कोई दुकानदार है, उसने अपनी वस्तु का कोई एमआरपी सेट करा, उस पर कोई डिस्काउंट दिया। सही है,
तो उसके बावजूद उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है और हमें MRP दिया हुआ है, हमसे क्रय मूल्य निकालने को बोला गया है। तो हम वैसे ही बनाएंगे अपना, मैंने आपको बताया CP, SP और MRP। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट उसने दिया। तो आप मान लो अगर उसकी MRP 100 थी, 20% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो उसका SP कितना आएगा, 80 आ जाएगा, है ना। 100 में से मैंने जब 20 डिस्काउंट घटा दिया तो मेरे पास SP आ गया 80 यूनिट। तो अब मैं इसको आगे सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व मतलब ये कट रहा है ना, ये 20 से कट रहा है, ये जाएगा 5 से, ये जाएगा 4 पे, है ना। 20 के पाड़े से हमने काट दिया तो ये आ जाएगा 5 और 4, सही है। तो MRP हमारा 5 यूनिट, SP 4 यूनिट। वो कह रहा कि उसके बाद कह रहा है कि इसके बावजूद भी वह 30% का लाभ कमा लेता है, 30% का उसे प्रॉफिट हो जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है और 130 उसने 30% का लाभ कमाया, तो उसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा 130 यूनिट। तो मैं इसको यहाँ पे भी कट कर दूंगा, किससे कटेगा, ये 10 से कट जाएगा, 1 0 कट जाएगी। तो मेरे पास आ गया सेलिंग प्राइस और SP की यूनिट आ गई 10 और 13। तो आप मुझे यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे ये जगह खाली बची है, यहाँ पे ये जगह खाली बची है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 यूनिट है, नीचे वाले में 13 यूनिट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकती कि 4 है या 13 है, सेलिंग प्राइस तो एक ही है ना, तो यूनिट भी उसकी एक होनी चाहिए। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, तो ये मैं आपको बैलेंस करना बता रहा हूँ। तो आप बैलेंस करने में देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जगह खाली है और यहाँ पे ये जगह खाली है, तो इसकी जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे। तो आप ध्यान रखना हमेशा, जो ये वाली जगह खाली है वो हम इसके अकॉर्डिंग देख के लिखते हैं, जो इसके राइट वाला है। तो इसका राइट वाला क्या है, जो उसके बिल्कुल बगल में होता है, बगल में इसके 4 है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। और यहाँ पे ये खाली है, तो इसके बगल में क्या आ रहा है, 13, है ना, 13 इसके बगल में है, तो मैंने यहाँ पे 13 यहाँ लिख दिया। बस अब ये बैलेंस हो गई। अब मुझे क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। 10 की 4 से करूंगा 40 आ जाएगा, 13 की 4 से करूंगा तो ये आ जाएगा 52, और 13 की अगर मैं 5 से करूंगा, इसकी मैं 13 की 5 से करूंगा, ये आ जाएगा 65, सही है। तो हमें MRP की वैल्यू दी हुई है 65 की यूनिट की वैल्यू हमें 520 दी गई है क्वेश्चन में, सही है, 520 दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें MRP ये CP निकालना है 40 यूनिट की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, 520 को 65 में यहाँ लिख दिया, उसके नीचे लिया है। अब मैं इसको 13 से कट रहा है, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, तो ये कट रहा है 8 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। कॉस्ट प्राइस की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 यूनिट है, तो मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू थी ये, तो जब मैं 8 की 40 से करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 320। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, 320 रुपए, सही है फ्रेंड। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन ये रेशो के थ्रू मैंने करवाने की कोशिश करी है। तो ये बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है, अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, CP SP MRP के जो हमसे डिस्काउंट वगैरह दिए जाते हैं, तो हमें ऐसे ही करने हैं, सही है फ्रेंड। तो ये चैप्टर दोस्तों हमारा फिर अभी यही खत्म होता है हमारा। मैंने आपको सारे बेसिक टाइप करवा दिए कि जो जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए विद कंसेप्ट, कि अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा अगर बदल भी जाए, अगर वर्डिंग बदल भी जाए आपके एग्जाम में, तो आप उसको ईजिली कर पाओ। तो ये टॉपिक हमारे यही खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी अगर डाउट हो या कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर मैं जो भी कमेंट बॉक्स होंगे, अगर आपके कोई भी वैलिड डाउट होगा, मैं उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में और आपको समझ भी आ रहा होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात, सही है। ये इस टॉपिक में से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो हम उसी के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आएंगे तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक में इसलिए बताता हूँ कि आपकी जो रूट है, जो नींव है, थोड़ी मजबूत हो जाए, कि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं बड़े लेवल के। तो पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ उसकी। तो जैसे आप मान लो, रेशो का मतलब आपको पता ही है कि अगर मेरे पास 100, 200, 300 है ना, ये रेशो में है 100, 200, 300। तो अगर मैं इसको आगे जैसे कि मान लो A B C 3 है
उनकी यूनिट 100, 200, 300 है, सही है। तो हम इनको बोलेंगे ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो। तो 100, 200, 300 अनुपात 200, 200 अनुपात 300। तो मैं आगे इसको सोल्व भी कर सकता हूँ। अगर ये रेशो हम आगे सोल्व होगा, किसी भी नंबर से कटेगा तो हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी, दोनों में 2 जीरो कॉमन आ रही है, तो ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएगी। तो हमारे पास जो रेशो बन जाएगी ए और बी सी की 1 अनुपात 2 अनुपात 3, सही है दोस्तों। तो जैसे कि हमसे कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ए रेशो बी, जैसे कि आप ऐसे मत लिखो, इसको लिखो ऐसे, ए रेशो बी, ये हमें दिया हुआ 2 रेशो 3, और हमसे पूछ लिया जाता है यहाँ से बी रेशो में सी भी दिया जाता है, जो हमें दिया जाता है 4 रेशो 2, और हमसे बोला जाता है कि ए बी सी की रेशो निकालो, ए बी और सी का अनुपात निकालिए। अगर हमें ए रेशो बी, बी रेशो सी, सही है, तो हमें ए बी सी की रेशो निकालनी है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि ए की 2 है, बी की 3 है, सी की 2 है, तो हमने 2 3 2 लिख दिया, तो ये हमारा सरासर गलत हो जाएगा। हमें इसको रेशो को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद हम रेशो लिख पाएंगे। तो बैलेंस कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। तो बैलेंस के लिए आप यहाँ पे देखो कि जो b है, b दोनों में कॉमन आ रहा है, b यहाँ पे भी है, b यहाँ भी है, तो b की यूनिट कितनी दी हुई है यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे b की कितनी यूनिट है 4 यूनिट। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह 3 है एक जगह 4 है, तो हमें उसको सिंगल बनानी पड़ेगी, एक कॉमन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों कॉमन हो जाएगी या दोनों बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसकी मैंने इसको मतलब यहाँ पे इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, दोनों से। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, और इसकी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, बी को हमें बराबर करना है। 3 की 4 से करूंगा 12, 3 दूनी 6। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू बराबर आ गई, यहाँ भी 12 आ रही है, यहाँ भी 12 आ रही है। इसका मतलब है हमारी जो ये रेशो थी अब ये बैलेंस हो गई है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 12 बी और सी 6। तो हमारे पास ए बी सी की जो रेशो है वो हमारे पास आ जाएगा 8 12 और 6, सही है दोस्तों। तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा था, मैं भी आपको 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए मिनिमम, और इसका आगे भी यूज है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने आपको ये करवाया था। तो जगह जगह इसका यूज होता रहता है दोस्तों, तो हमें ये आना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पे हमें दिया हुआ ए बी की रेशो दी हुई है 1 अनुपात 2, बी सी का रेशो दिया हुआ 3 अनुपात 4, सी डी का रेशो दिया हुआ है 1 अनुपात 2। अब हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, हमसे इनकी रेशो पूछी गई है ए बी सी डी की, सही है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे 3 है, सी यहाँ पे 4 है, सी यहाँ पे 1 है। तो हमें इनको बराबर करना पड़ेगा या इनको इक्वल करना पड़ेगा, तब हम इनकी रेशो लिख पाएंगे। तो इनको इक्वल कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 में मैंने आपको बता दिया है अभी। अब हमसे ये ए बी सी डी तक पूछ लिया गया है ना, ई तक भी पूछा जा सकता है, तो हमें इसको बैलेंस करना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी और डी, सही है। यहाँ पे हमें ए और बी की दी हुई है 1 रेशो 2, और बी सी की हमें यहाँ दिया हुआ है 3 रेशो 4, और सी डी का हमें दिया हुआ है 1 रेशो 2। दोस्तों नीचे जगह भर गई है, बट मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे कि ए और बी की 1 रेशो 2, बी सी की 3 रेशो 4 और सी डी की 1 रेशो 2, हमें इनको बैलेंस करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सी की जगह ऊपर वाली जो है, यहाँ पे सी की जगह खाली है, यहाँ डी की जगह खाली है, यहाँ ए की जगह खाली है दूसरी वाली लाइन में, यहाँ डी की जगह खाली है, यहाँ पे तीसरी जो है हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे बी की जगह खाली है, यहाँ ए की जगह खाली है। तो जो ये गोल मैंने बनाए हैं निशान, इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में कि यहाँ पे जो वैल्यू खाली है, जो इनके नजदीक वाली वैल्यू होती है ना, हम उसको रख देते हैं वैसे ही, जो भी वैल्यू होती है वैसे उठा के वहां रख देते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसके बगल वाली क्या है, 2 है, तो 2 को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब इसके बगल में ये वाली है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब ऐसे ही इसके बगल में क्या है 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे।
इसके बगल में क्या है 3, तो हमने 3 लिख देंगे। इसके बगल में क्या है 1, 1 लिख देंगे। इसके बगल में क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। बस 1 3 1 2 3 1। अब इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे बताओ 1 इंटू 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3। इनके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6, इनके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8, और इनके मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4, ये 2 चौक 8, 8 दूनी 16। तो दोस्तों हमारे पास ABCD की रेशो बन गई है 3:6, 6:8, 8:16। सही है दोस्तों। तो ये रेशो को हम कैसे बैलेंस करते हैं ये मैंने आपको तरीका बताया। ये बहुत मोस्ट सुटेबल तरीका है, तो आप इसको एक बार ध्यान रख लेना, तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हमसे यहाँ दिया हुआ है 2A = 3B, 3B = 4C। हमें ये 3 दी हुई है, अब हमें ABC का रेशो निकालना है। तो मित्रों हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे कि हम अपने करते आ रहे हैं। अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 2 को पकड़ लो, मतलब यहाँ पे पहला इसको पकड़ लो। तो अब ये क्या वैल्यू है 2A = 3B, तो यहाँ से A और B का हमारे पास रेशो आ जाएगा, AB का रेशो आ जाएगा 3:2। सही है। अब फिर आप इन दोनों को पकड़ लो, 3B = 4C। अब यहाँ से BC की वैल्यू, BC का रेशो निकाल लो, ये आ जाएगा 4:3। सही है। अब हमारे पास बन गई AB रेशो आ गया 3:2 और BC का आ गया 4:3। बस जैसे अब तो पहले वाली क्वेश्चन बन गई, अब तो इजीली सोल्व हो जाएगी। अब यहाँ आप देखो B यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो दोनों जगह ऐसा तो है नहीं कि एक जगह 2 आ रहे हैं दूसरी जगह 4 आ रहा है, तो हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बन जाएगा, है ना। तो अब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा A/B, 2 के ऊपर से होगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 4, और यहाँ हमारे पास है ही B और C है 4:3। तो बस ABC हमें निकालना है। A यहाँ पे 6 हो जाएगा, B यहाँ पे 4 हो जाएगा, C यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो आ गई ABC का अनुपात 6:4:3। सही दोस्तों। तो ये बेसिक था कि आपको रेशो निकालना आने चाहिए, बहुत जरूरी है आगे के क्वेश्चन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये बहुत मजा आ रहा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो वर्डिंग प्रॉब्लम आती है हमारी, जो शब्द में हमें दिए जाते हैं। अब हम उस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मित्रों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है रेशो का, तो क्वेश्चन करने की हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है हमसे, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, तब दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात हमें बताना है। सही है। तो हमको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसके अंदर कौन कौन से हेमिस्फेयर होते हैं। जैसे कि आप मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। दोस्तों पृथ्वी थोड़ा टेढ़ी बन गई है, उसके लिए माफी चाहना, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। तो पृथ्वी हमारी 2 हिस्सों में बटी हुई है, पृथ्वी हमारी 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये होता है हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये होता है हमारा साउथ हेमिस्फेयर, मतलब जो आधा हिस्सा है ये उत्तरी है, या आधा हिस्सा दक्षिणी है। सही है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, मतलब इस पूरी भूमि पे जो भूमि और पानी का अनुपात है, मतलब लैंड और वाटर का जो रेशो है वो 1:2 है। सही है। ये तो पूरा इसमें हमें दिया हुआ है, और हमसे यहाँ पे बोला गया है आगे कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब जो यहाँ पर है भूमि और पानी का अनुपात वो 2:3 है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कितना होगा। टोटल हमें दिया हुआ है, एक पार्ट का भी हमें दिया हुआ है, तो हमें इस पार्ट का निकालना है, दक्षिणी गोलार्ध का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छी तरह। तो चलो हम इसको करते हैं। तो मित्रों आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टोटल हमें दिया हुआ 1:2, पूरी पृथ्वी का दिया हुआ भूमि और पानी का अनुपात। ये भूमि है 1 और ये 2 है पानी का, हमें हम इसी रेशो में लेकर चलना है। और यहाँ पे हमें उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, 2:3।
तो यहाँ पे है हमारा उत्तरी गोलार्ध में ये रेशो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा ये आ जाएगा 3, और मैं अगर इन दोनों का सम करूंगा ये आ जाएगा 5। आप मुझे एक बात बताओ कि टोटल आ रहा है 3 जो पूरे पृथ्वी का है, और जो उत्तरी गोलार्ध का है वो आ रहा है 5। सही है। तो लेकिन यहाँ तो पृथ्वी पे जब पूरी हम पृथ्वी की बात करें तो वहाँ पे तो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ 5 है वहाँ 3 है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इस रेशो को हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस रेशो को 3 से कर दूँ, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप एक बात बताओ, हमें बराबर तो करना नहीं, पृथ्वी का है वो तो ज़्यादा होगा ना, पृथ्वी का तो, क्योंकि पृथ्वी में तो ये भी तो कवर है, ये भी तो आ रहा है ना। तो पृथ्वी 2 पार्ट में बटी हुई है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करने के बाद मुझे जो पृथ्वी का जो रेशो दिया है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी का वो दोनों कवर कर रहा है, उत्तरी भी दक्षिणी भी। तो दोस्तों अब हम पहले इसको बराबर करते हैं। ये मैंने मान लिया, पृथ्वी को मैंने यहाँ मान लिया, सही है दोस्तों। यहाँ मैंने रेशो लिखा हुआ है भूमि और पानी। पृथ्वी के हमें रेशो दिया हुआ 1:2, सही है। और हमें ये नॉर्थ हेमिस्फीयर दिया हुआ 2:3, सही है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था ये 5 आया था, मैं 5 से मल्टीप्लाई, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से इंटू 2 से, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा है, पृथ्वी का ज़्यादा होता है रेशो। और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो हमारी तब ये इक्वल हो जाएगी। जब ये इक्वल हो जाएगी तो फिर हम माइनस कर सकते हैं उसमें से। तो 5 दूनी 10 आएगा, 10 की 1 से करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 की 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, 3 किससे करेंगे 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पृथ्वी की रेशो आ गई 10:20, और ये नॉर्थ या ये उत्तरी गोलार्ध की आ गई 6:9। बस अब इसमें से माइनस कर देना है, 10 में से 6 गया 4, और 20 में से 9 गया 11। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। जो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा भूमि और पानी का अनुपात होगा वो होगा 4:11। सही है। तो आपको ये इक्वल करना आना चाहिए दोस्तों रेशो, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो हम अब चलो दूसरा क्वेश्चन हम ट्राई करते हो। ABC की कुल आय 12,120 रुपये है। यदि A 80% खर्च करता है तथा B और C अपनी आय का 85% और 75% क्रमशः खर्च कर देते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात 5, 6 और 9 हो तो A की आय बताइए। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या है ना। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ABC की आय हमें दी हुई है टोटल 12,120, मतलब A प्लस B प्लस C, ये इनकी आय है वो कितनी है 12,120। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें A की आय बतानी है। अगर मेरे पास इनका रेशो आ जाएगा किसी तरीके से ABC का, तो मैं उसको 12,120 में रेशो में डिवाइड कर दूंगा, और मेरे पास A की इनकम आ जाएगी, B की भी आ जाएगी, C की भी आ जाएगी, सभी की आ जाएगी। वो तब आ पाएगी जब मेरे पास A और B C की रेशो हो। हमें अगर रेशो मालूम होगा तो हमारे पास सबकी इनकम आ जाएगी। तो इनकी इनकम हमें गिवन है, हमसे A की पूछी गई है, सही है। तो हमें और क्या कहा गया है हमसे क्वेश्चन में, हमसे बोला गया है कि A अपनी आय का 80% खर्च करता है, B और C 85 और 75% खर्च करते हैं, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A अगर मैंने यहाँ लिखा A कितना खर्च करता है 80%। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 80% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा, अगर मैंने इसको डिवाइड करा 10 से तो 4:5, है ना। तो अगर मैं मतलब ये मैंने आपको बताया था परसेंट में 80 को इसमें फ्रैक्शन में निकालना चाहते तो हम 100 से डिवाइड करते थे, 80/100 आ जाएगा हमारा 4/5। तो इसका मतलब ये है कि 4 वो खर्च कर देता है अगर उसकी 5 इनकम है ना दोस्तों। अगर उसकी 80% खर्च कर देता है, मतलब 4 खर्च कर देता है अगर उसकी 5 इनकम है ना। और ऐसी B का वो कह रहा है, B का कह रहा है वो B का 85 है। यहाँ पे आप B को 85 कर लो, यहाँ पे मैंने गलती से 75 ले लिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ 85%। तो ये हमारे पास आ जाएगा
इसका फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 17 और 20। तो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 17 है और जो इसकी इनकम है 20 है। सी का हमें 75 था, तो सी का आ जाएगा 3:4, मतलब 3 इसकी एक्सपेंडिचर है, 4 अगर उसकी इनकम है। सही है दोस्तों। तो अब आप मुझे बात बताओ कि ये मैंने इनका लिख लिया, एक्सपेंडिचर और इनकम रेशियो मैंने लिख लिया। सही। आप एक चीज बताओ कि अगर इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर 4 हो रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी। 5 रुपए आपके पास है, आपने 4 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास सेविंग जो बचत है वो 1 रुपए की हुई ना। तो एक यूनिट हमारी क्या है, ये सेविंग है या बचत है ना। ऐसे इसमें क्या है, 3 यूनिट सेविंग है और यहाँ पे 1 यूनिट सेविंग है। और हमें सेविंग का अकाउंट, हमें बचत का अनुपात दिया गया है 5, 6, 9। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेविंग का ये कितना यूनिट आ रही है, 1 यूनिट आ रही है। सही है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास 5 यूनिट आ जाएगी, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बैठ जाएगी। तो मैं इन दोनों की 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगी 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब आप देखो, ये हमारा एक्सपेंडिचर, ये हमारी इनकम है। अब इनका सेविंग कितनी आ जाएगी, इनका डिफरेंस आ जाएगा 5। और हमसे क्वेश्चन में 5 हमें दी हुई है, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 5 यूनिट बना ली सेविंग उसकी, क्योंकि हमें बचत का अनुपात दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 यूनिट हमारे पास आ रही है सेविंग, जबकि वहां क्वेश्चन में 6 है। तो मैं अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों की, तो 17 दूनी 34 और 20 दूनी 40। तो मेरे पास यहाँ 6 यूनिट आ गई। सही है। और यहाँ पे 1 यूनिट थी इनकी सेविंग की यूनिट। अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगी 9 3 27, 9 चौक 36। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी सेविंग 9 यूनिट। तो सही है दोस्तों, आपको समझ आ रहा है ना कि मैं यहाँ से कि मैंने क्या करा है, मैंने मल्टीप्लाई 5 से क्यों करी, 6 से क्यों करी, 9 से क्यों करी, क्योंकि हमें बचत का अनुपात दिया हुआ था 5, 6, 9। तो यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट आ रहा था, यहाँ पे 3 यूनिट आ रहा था, यहाँ पे 1 यूनिट आ रहा था। तो मैंने इनको जो रेशो गिवन था उसमें बदल दिया। अब आप देखो 20 और 25, 20 उसका एक्सपेंडिचर है, 25 उसकी इनकम है। तो यहाँ पे 5 रेशो आ गया, यहाँ पे 6 रेशो आ गया, यहाँ पे 9 यूनिट आ गया उनका सेविंग का रेशो। अब आप मुझे देखो, अब हमें क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे ए की इनकम 25 है, बी की 40 है, सी की 36 है। बस हमारे पास इनका रेशो आ गया। अब हमें क्या करना है, ये रेशो आ गया, उस रेशो को उसमें डिवाइड कर देना, हमारे पास ए की इनकम आ जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। दोस्तों ये आ गया 25, ये आ गया 40, ये आ गया हमारा 36। तो हमारे पास रेशो आ गई, सॉरी यहाँ पे रेशो आ जाएगा, रेशो आ जाएगा हमारे पास ये 25, 40, 36। तो हम इनको, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 12,120। तो इनका टोटल कितना आएगा, इनका टोटल करते हैं, 40 और 25 हो जाएगा हमारा 65, 65 और 36 हमारा हो जाएगा, 65 और 36 हो जाएगा हमारा 65 और 36, 101। तो हमें 101 की वैल्यू हमें गिवन है 12,120 और हमसे 25 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, यह आ जाएगा 101, 12,100 ये है। तो बस इसको काट के 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हम काटेंगे तो 101 से डायरेक्ट काटते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1 पे जाएगा। सही है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2, 120। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई, और अब हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक ही इनकम आ जाएगी। अब 25 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मित्रों 250, 300, 3000। तो एक ही इनकम कितनी आ गई, 3000। ऐसी बी की आ जाएगी, 40 रेशो में आप डिवाइड कर देना, 120 को मल्टीप्लाई कर देना 40 से, और सी की निकाल लिया, उसको 36 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप देख लेना, हो सकता है कि मेरे से अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप उसको देख लेना सॉल्व करके। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे 120 आ रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन का करने का तरीका है, यही सबसे ईजिएस्ट है। अगर आप इसको x में वैल्यू करने लग गए, आप इसको x में मान के करोगे ना कि उसकी इनकम x मान ली, और उसको हम फिर सोल्व करेंगे,
तो ये क्वेश्चन 2 पेज का बन जाएगा। ये मैंने आपको रेशो में बताया है। थोड़ा हाँ, इसमें आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको कठिनाई तो आएगी। देखो कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम करते तो हमें उसमें दिक्कत तो आती है। तो अगर आप इसको 2-3 बार करोगे क्वेश्चन को खुद से, एक बार आप सॉल्यूशन देख लो और उसके बाद खुद से करो, तो 100% ये आप सबसे ईजिएस्ट तरीका है। अगर आप एक्स और वाई में घुस गए ना कि इनकम उसकी एक्स मान रहे हो और खर्चा उसका वाई मान रहे हो, तो क्वेश्चन भी बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैंने आपको सबसे छोटा और सबसे सटीक तरीका बताया है। तो आप इसको 1-2 बार खुद से करने की कोशिश करना, तो आपको खुद बाद में लगेगा कि हाँ ये तरीका सबसे अच्छा है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन दोस्तों आप इसको करोगे, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा ट्रिकी है। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ, तो फिर हम करते हैं इसको। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 साल पहले राम और गोपाल की आय का अनुपात 3:4 था। उसके बाद कहा है कि राम की पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 है, तथा गोपाल की पिछले वर्ष और इस वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 2:3 है। तो हमसे पूछा गया है यदि उनकी वर्तमान आय का योग इतना है 41,665, तो राम की अब की आय मतलब वर्तमान की आय क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो क्वेश्चन आप देखना कि बहुत ही आसान है। तो हमसे पहले बोला गया है कि राम और गोपाल की पिछले साल की जो आय का अनुपात था वो 3:4 था, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया राम और गोपाल, ये मैंने रेशो में लिख दिया, ये राम हो गया ये गोपाल हो गया। तो हमसे ये पिछले वर्ष की इनका आय का अनुपात दिया गया है 3:4, है ना। तो ये हमें इनकम का रेशो है बट लास्ट ईयर, ये मैंने एल का मतलब है लास्ट ईयर, इनकम है उनका, इनकम का रेशो है, आय का रेशो है बट लास्ट ईयर की, ठीक है। तो राम गोपाल की कितना 3:4। और आगे हमसे बोला गया है कि यदि राम की पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की व्यक्तिगत आय, मतलब अब खाली बात राम की हो रही है ना, उसकी पिछले वर्ष और इस वर्ष की जो आय का अनुपात है वो हमें गिवन है, राम की बात चल रही है यहाँ पे ओनली। तो इनकम उनकी लास्ट ईयर और इनकम उसकी करंट ईयर, करंट ईयर को मैंने सी से डिनोट करा है, ये लास्ट ईयर है करंट ईयर। तो यहाँ पे हमें गिवन है 4:5, 4:5। और हमसे यहाँ पे बोला गया गोपाल की भी हमें दी हुई है, हमें दी हुई है इनकम लास्ट ईयर का अनुपात और करंट ईयर का अनुपात, वो कितना है 2:3, सही है। तो ये सारे रेशो में गिवन थे, ये मैंने आपके सामने लिख दिए। राम की और गोपाल के पिछले वर्ष के 3:4 अनुपात आय का, और राम की इंडिविजुअल जो इनकम का रेशो है वो 4:5 है, मतलब लास्ट ईयर की 4 है, पिछले इस वर्ष की 5 है। ऐसे गोपाल का भी सेम ऐसी है। अब हमसे तीनों वर्ष की में हमें उनकी वर्तमान आय का योग दिया गया है, मतलब दोनों की वर्तमान आय का योग हमें गिवन है। राम और गोपाल की अभी की जो आय है इस वर्ष की वो इतनी है 41,665। तो हमसे पूछा गया है कि राम की वर्तमान आय क्या होगी। अगर मुझे राम और गोपाल की रेशो पता चल जाए, इनकी इनकम का रेशो पता चल जाए, तो मैं रेशो में रख के इनको रेशो में बांट दूंगा, तो मेरे पास राम की भी आ जाएगी, गोपाल की भी आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या टास्क है हमारे पास, अब हमें रेशो निकालने किसी भी तरीके से। अगर हमारे पास रेशो आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो राम और गोपाल की, राम की जो इनकम है लास्ट ईयर की वो 3 है, और राम की जो इस साल की जो पिछले वर्ष की जो इनकम है वो 4 है। मित्रों यहाँ पे मैंने राम की जो प्रीवियस ईयर की इनकम थी वो मैंने इक्वल कर ली, यहाँ पे 12 मैंने कर ली। तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐसी 4 की मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, इनकी रेशो आ जाएगी 12 और 16, सही है। अब हम आते हैं गोपाल पर। गोपाल पर क्या है कि गोपाल की प्रीवियस ईयर की 2 है और यहाँ पे 16 है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली लाइन को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रीवियस ईयर 16 हो जाएगी, सही है। तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगी 16, ये आ जाएगी 24, सही है। तो अब आप देखो इनकी जो रेशो है हमारे पास प्रीवियस ईयर की जो हमें गिवन थी दोनों की, अब वो इक्वल हो गई, वो बैलेंस हो गई है। आप देखो यहाँ 12 आ रहा है प्रीवियस ईयर की राम की, यहाँ भी 12 है, गोपाल की प्रीवियस ईयर की 16 है, यहाँ भी 16 है। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा बैलेंस हो गया है। अब हमें क्या करना है, राम की जो करंट ईयर है और गोपाल, राम और गोपाल
अब देखो करंट ईयर की राम की है 15 यूनिट, 15 हमने यहाँ से उठा ली है ना, ये मैंने करंट यूनिट लिखी थी इनकम ऑफ राम करंट ईयर, तो 15 आ गई। और गोपाल की करंट ईयर की आ जाएगी 24 आ गई यहाँ पे। अब आप यहाँ पे इसमें देखो ये कट रही है किससे, ये कट रही है हमारे पास 5 से और 8 से, 5 3 से जा रही है तो ये आ जाएगा 5 और 8। बस क्वेश्चन हो गया हमारे पास, राम गोपाल की रेशो आ गई। आपको क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर देना इसमें। अब इन दोनों का 13 आ जाएगा, मतलब अब मैं काम करता हूँ आपके सामने, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये आपने उतार लिया होगा। अब मुझे इनका रेशो है पता चल गया, 13 की वैल्यू मेरे पास है 41665, और राम की पूछा मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। 41,665 को 13 से भाग कर दूंगा, बस 13 से भाग करने के लिए 13 थी 39, 2 आया, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, या मेरे पास आ गई 3205 इंटू, अब राम की निकालनी है 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 16075, 16,075। तो हमारे पास एक इनकम आ जाएगी, करंट इनकम आ जाएगी हमारे पास 16,075। अगर गोपाल की भी आपसे पूछी गई होती क्वेश्चन में, तो आप इसमें टोटल में से राम की घटा देना, तो आपके पास गोपाल की इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा बेसिक से लेके थोड़ा अच्छे लेवल के भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाने की इसमें अपनी मेहनत करी है। तो आप इसको वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखना। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, किसी भी आपको मतलब हिस्से में अगर कोई समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको जब मैं क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा तो मैं उसमें आपके डाउट उसमें कवर कर लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं फिर। हम नेक्स्ट हमारा एक एवरेज छोटा सा पार्ट है, वो उसमें ज़्यादा टाइम में लगेगा, आधा घंटे की वीडियो होगी, तो वो कंप्लीट होने के बाद हमारी 5 यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बस वो छोटा सा पार्ट है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। चलो हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।